नमस्कार, जोहार, जिंदाबाद, जय भीम साथियों। आज 6 दिसंबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन और आज ही के दिन 6 दिसंबर सन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें इस देश का सबसे बड़ा ओहदा है, सबसे बड़ी जो रचना है, हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ जिसे कह सकते हैं, देश की आत्मा भारत का संविधान है, उनको रचने का जो श्रेय जाता है वो उन्हें है। और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने अपने जीवन की, इस महान जीवन की अंतिम सांसें आज ही के दिन ली थी। बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा उस समय। 6 दिसंबर 1956 को मुंबई की सारी गलियां भरी हुई थी। चारों ओर लाखों की संख्या में 6 लाख से अधिक दलित, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सहित देश के सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग मुंबई की सड़कों पर उन्हें अंतिम पल देखने के लिए, उन्हें याद कर रहे थे, उनको नमन करने के लिए, उनके शव को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए मुंबई की सड़कों पर जो जन सैलाब आया था वो आज ही का दिन था। कहा जाता है 6 लाख से अधिक लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। तो बहुत ही बड़े विद्वान, एक ऐसी शख्सियत इस देश की जिनका आज एक शहीद का यदि दर्जा भी देते हैं और कहते हैं तो कम नहीं होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए काम करता है और काम करते करते, संघर्ष करते करते अचानक दम तोड़ देता है, शहीद होता है, उन्हें शहीद का ही दर्जा मेरी तरफ से तो मैं मानता हूँ, उन्हें शहादती मानूंगा। क्योंकि जब वो अंतिम सांस लिए थे उस समय भी वो अपने कमरे में बैठकर लिख ही रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिनका जीवन संघर्ष में ही निकला, ताउम्र पढ़ते रहे, लिखते रहे, समाज के लिए सोचते रहे। इतना बड़ा संघर्ष शायद ही इस विश्व में और किसी व्यक्ति का रहा होगा। और यदि भारत के संविधान की बात की जाए तो आप सभी जानते हो, विश्व का एक लौता सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस देश की आत्मा है, जिसके बलबूते पर इस देश का शासन चलता है, व्यवस्था चलती है। और इस देश का लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यदि हम देश में संविधान को लागू होने से पहले की बात करते हैं तो किसी भी दलित को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उस समय लोकतंत्र था ही नहीं। तो मत देने का भी अधिकार नहीं था। वोट तो, मत जो पत्र हुए उसके बाद चालू हुए, लेकिन उसके पहले उनका सिस्टम में कोई महत्व ही नहीं था, उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इस वजह से नगण्य ही था उनका जो भी योगदान रहा। लेकिन लोकतंत्र में स्थापित होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात, ये जो देश की बहुजन जनसंख्या है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, माइनॉरिटीज़ है, सब लोगों को एक समान जीने का अवसर मिला, अपने अलग से हक अधिकार मिले, समाज में सर ऊंचा करके जीने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य लेने का, लाभ लेने का अवसर, ये सब प्राप्त हुआ हमें 1900 जैसे ही संविधान लागू हुआ 1900 से। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, आप सभी जानते हो और किताबों में भी पढ़ाया जाता है, विकिपीडिया पे मिल जाता है, गूगल में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं उनके बारे में पूरी जीवनी बताने की बजाय कुछ उनके जीवन के कुछ सार हैं, जो उनके सिद्धांत रहे हैं, उन्हीं पर चर्चा करूंगा। और आज के जो लाइव आने का उद्देश्य था, मेरा 2 ही मुद्दे हैं। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के रचयिता, संविधान निर्माता के जो सिद्धांत थे, उनका जो सपना था इस भारत देश को लेकर, इस देश की जनता को लेकर, उनके जो भाव थे वो सही मायने में क्या इस देश की सरकारें और हम सब युवा, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सब मिलकर क्या उनके सपनों का जो भारत था उसको सही दिशा दे पा रहे हैं या नहीं,
और आने वाले पंचायत चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका होना चाहिए। क्योंकि आचार संहिता लग गई है तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब कैसे बोल रहे हो, लेकिन देखो, विचार रखना अलग बात है, पार्टियों का प्रचार करना अलग बात है। तो मैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो जो पहला मुद्दा था वो यही था कि इस देश के सर्वोच्च ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ के निर्माता उस समय जब वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस के भाई थे, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, तो उस समय वहां की जनता ने उन्हें हरा दिया था। वो हारे थे चुनाव, उसके पश्चात भंडारा से इलेक्शन लड़े, वो नहीं, भंडारा से हारे थे वो, फिर पश्चिम बंगाल से लड़े। तो वहां पर वहां के जो आदिवासी लोग थे, वहां के जो ST SC OBC माइनॉरिटीज के लोग थे, वो उस समय बिरसा मुंडा के आंदोलन से काफी प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित थे पहले से। क्योंकि आदिवासियों ने इस देश में आजादी के पहले से, संविधान के आने से पहले से खूनी संघर्ष किया है, इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है और अपने क्षेत्र में कभी भी अंग्रेजों को घुसपैठ नहीं करने दी। उनका जो संघर्ष रहा है हमेशा जमींदारों साहूकारों से रहा है। उसके पश्चात ब्रिटिश हुकूमत, जिन्होंने काले कानून बनाए, जमींदारों को मजबूत करने की कोशिश की है, कभी कर लेने की बात की, कभी लगान लेने की बात की, कभी फॉरेस्ट एरिया में ना घुसने देने के लिए नए नए कानून कायदे जो बनाए हैं, उसके खिलाफ उनका जो संघर्ष रहा है वो अभी से नहीं, मुगल के आने के पहले से रहा है। और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो मौर्यकालीन जो इतिहास है उससे भी पहले यदि आप देखते हो तो आदि मानव की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि आदिकाल से रहने वाला, आदि अनादिकाल से इस धरती पर रहने वाला पहला व्यक्ति जो होता है वो आदि मानव ही कहलाया है। और होमोसेपियंस जिसको हम कहते हैं, मतलब मानव प्रजाति का जो विकास हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आदि मानव से ही हुआ है। जब वानर थे उसके बाद में सारी चीज़ें जो हमारे, जैसे पूंछ थी वो विलुप्त हुई, उसके बाद बाल थे जो अननेसेसरीज थे, जिस जिस चीज का उपयोग कम होते गया वो धीरे धीरे वैसे वैसे विलुप्त होती गई। तो हमारे जो मानव जाति का विकास क्रम रहा है, होमोसेपियंस कह लो आप या फिर आदि मानव कह लो, वो सब आदि मानव आदिवासी ही थे। उसके बाद धीरे धीरे बाहरी लोग आए और उन्होंने यहाँ पर आके किसी ने व्यापार किया, व्यवसाय किया, किसी को कृषि करनी थी, उन्हें आदिवासियों ने ही बसाया और उनको ज़मीनें देकर उनका सहयोग किया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों के साथ में धोखा हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ और हमारी जो गण व्यवस्था थी आदिवासियों में, और जो गण व्यवस्था थी वो भी यही थी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर थी। हमारे समाज में गण व्यवस्था में न्याय होता था। पटेल पुजारी जो रहते थे उस समय के, वो लोग पंच बिठा कर न्याय करते थे। तो हमारा समाज बिल्कुल समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता के आधार पर भारत था। वो कहीं ना कहीं विश्व गुरु था। उस समय सम्राट अशोक के समय भारत देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है रहा। तो उस समय भारत देश में जो शासन व्यवस्था थी आदिवासियों की, वो बहुत ही न्यायप्रिय थी और समानता के आधार पर थी। तो बाहरी जो आक्रमणकारी है उन्होंने इन गण व्यवस्था का तोड़ करके उन्हें आदिवासियों ने सिर्फ और सिर्फ संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई आदि अनादिकाल से शुरू की थी और वो लड़ाई अंग्रेजों के समय भी जारी रही और आज भी जारी है। आज भी बाहरी लोग आकर हमारी संस्कृति पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं वो सब संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं को लेकर लड़ते रहे, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ते रहे। आप पहाड़िया विद्रोह से, कोल विद्रोह से, भील विद्रोह से लेकर जो हमारे तिलका मांझी है, लेंगा मोदी है, टंट्या भील है, बिरसा मुंडा है, ये सबके जो आंदोलन रहे उस समय के,
वो सब जल जंगल जमीन अपनी संस्कृति सभ्यता परंपरा को बचाने के लिए रहे। आज जिनका परिनिर्वाण दिवस है, मचाट कर रहा है यार, ये बैंड वाले भी है ना, बैंड ही बजा के रख देते हैं। माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क इश्यू और नेटवर्क प्रॉब्लम के बाद में एक और प्रॉब्लम बैंड की, शादियों का सीज़न चल रहा है, बारिश में भी झमाझम, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसके पश्चात, संघर्ष के पश्चात जो हमें मिला है, वो आज़ादी के पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हमें स्वतंत्र करके बहुत सारी चीज़ें हमारी फेवर में कर दी थी। जैसे भूमि संपादन अधिनियम है, CNT-SPT एक्ट है, कई जजमेंट है उस समय के जो आदिवासियों के फेवर में रहे। तो वो सब का समावेश करके जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हारे थे, तो ये सारे संघर्ष के जो साथी रहे हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा से, टंट्या भील की विचारधारा से प्रेरित थे वहाँ के आदिवासी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वोट किया, उन्हें जिताया, उनको जिता के असेंबली में भेजा और तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और बाबा साहब ने आदिवासियों की जो विचारधारा थी, आदिवासियों का जो खूनी संघर्ष रहा है, सशस्त्र क्रांति संघर्ष रही है, उनको संविधान में एक मिनी संविधान के रूप में दिया, 5वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची की यदि बात की जाए तो जयपाल मुंडा उस समय रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे, एकमात्र आदिवासी लीडर थे उस समय जो बिरसा मुंडा के परिवार से आते हैं, उनके राज्य से आते हैं, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे उस समय। हालांकि बाबा साहब और जयपाल मुंडा जी के बीच में कुछ मतभेद, वैचारिक मतभेद हुए, और बाबा साहब को उन्होंने कहा था कि हमें आदिवासी शब्द ही चाहिए, जनजाति शब्द का हम विरोध करते हैं। लेकिन बाबा साहब का उस समय ये कहना था कि मैं संपूर्ण समाज को एक सूची में पिरोना चाह रहा हूँ, सभी भी जो आपकी जाति उपजाति है उनको एक सूची में पिरोकर ST जो है उसमें जितनी जातियाँ वो एक सूची में आ जाए, ST की जितनी भी जातियाँ हैं वो एक सूची में आ जाए, और उन्हें मैं इस तरह से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो संवैधानिक नाम है वो देकर पिरोना चाह रहे थे। और उस समय जयपाल मुंडा साहब का यही बार बार यही कहना था कि हम आदिवासी और हमें दूसरा नाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तत्कालीन कमेटी के कई सदस्य और स्वयं चाचा नेहरू के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज़ को मानते थे कि यार आदिवासियों से ही हम लोकतंत्र सीख सकते हैं, और आदिवासियों की जो व्यवस्था है हमें हमारे जीवन में उतारनी होगी, और उन्होंने ही इस विश्व को सही मायने में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। अतः हम आदिवासियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 5वीं अनुसूची है वो उसी चीज़ के तहत 5वीं और 6वीं अनुसूची संविधान में रखी, और इन्हें एक मिनी संविधान या संविधान के अंतर्गत छोटा संविधान भी आप कह सकते हो। और उसका श्रेय जाता है हमारे जयपाल जी मुंडा को, जो हॉकी प्लेयर रहे हैं, और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसमें भी उन्होंने भारत को सबसे पहले गोल्ड मेडल दिलाया था। दोस्तों, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा फ्लैश बैक में ले जाके, ताकि आप सबको ये क्लियर हो जाए कि इससे पहले भी कोई संघर्ष हुए थे और बाबा साहब को कहीं से प्रेरणा मिली है। बाबा साहब को यदि प्रेरणा मिली है तो उनके गुरु भी कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा रहे, टंट्या भील को भी मानते थे वो, उनके सारे खूनी संघर्ष को वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने
अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया और आर्टिकल 342 के अंतर्गत उन्होंने आदिवासी शब्द का जिक्र किया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाबा साहब के संघर्ष को आप सभी जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। कई किताबें हैं उनके द्वारा लिखी हुई। विश्व का एक ऐसा व्यक्ति जिनकी स्टैचू कोलंबस यूनिवर्सिटी के बाहर लगी है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ज्ञान का प्रतीक। हमारे यहाँ सरकारें कभी कभार कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सम्मान देती है, लेकिन वो सम्मान आज भी उन्हें नहीं दे पाई है जो वास्तव में उन्हें मिलना चाहिए। आज भी बाबा साहब का संविधान, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, निर्माण किया था, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति अपने जीवन में 2 साल 11 महीने 18 दिन, उसमें से ज़्यादातर समय 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो वो कोशिश करते थे कि 20 से 22 घंटे इस ग्रंथ को बनाने में, इसके निर्माण करने में लगाते थे। और दुनिया भर के संविधान को पढ़कर उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों का अध्ययन करके हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ थी, जो पक्षपातपूर्ण रवैया था, जो व्यवस्थाएं थी, उसको ध्वस्त करने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय ग्रंथ भारत का संविधान का निर्माण किया। तो काफ़ी लंबा संघर्ष रहा उनका। और उस समय उन्होंने जो संविधान निर्माण करने के बाद में, जब इस देश की जो कमेटी थी तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद को, उनको संविधान देना था। उस समय नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद थे। उनके समक्ष उन्होंने ये संविधान जो बनाया वो पेश करते हुए बताया था कि इस संविधान को मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन जब तक इसको अमल में लाने वाले लोग, इसका पालन करवाने वाले लोग सही नहीं होंगे, तब तक ये संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सटीक हो, वो उस समाज के लिए कारगर साबित नहीं होगा जब तक कि इसको लागू करने वाले लोग सही नहीं होंगे। और वो आज कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज भी दलितों को घोड़ी पे बिठाने के लिए, या घोड़ी पे बैठता है, अपनी बारात निकालता है, तो उनको कोई जूते की माला पहनाता है, कोई घोड़ी से उतार देता है, कोई बारात वापस लौटा देता है। कई जगह तो प्रेस नोट के माध्यम से पता चलता है, प्रेस के माध्यम से, कि 2-2, 4-4 जवान या 2-2, 4-4 थानों के जवानों की निगरानी में दलितों की घोड़ी या फिर जो क्या बोलते हैं, कौन सी सवारी निकालते हैं, वर निकासी निकालते हैं। हमारे आदिवासी समाज में वर निकासी नहीं होती, आजकल लोग करने लग गए। तो वर निकासी के माध्यम से भी इस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन में उनकी वर निकासी होती है और कई बार उनको जूते खाने पड़ते हैं। कई जगह दलित उत्पीड़नों की घटनाएं बहुत निंदनीय और ऐसी आ रही। आज भी संविधान लागू होने के बाद भी आज़ाद देश में जिस तरह से वर्ण व्यवस्था ने जकड़ रखा है, इस देश को जातिगत व्यवस्था ने जकड़ रखा है, वो इस समाज को तोड़ने और हाशिए पे लाने जैसी चीज़ें, और हमारे देश का आईना है कहीं ना कहीं कि आज भी आज़ाद देश में कई लोगों को अपना गुलाम बनाया जा रहा है, उन्हें गुलाम माना जा रहा है, और उनके साथ में अत्याचार, शोषण की सीमा से भी बाहर जाकर उनके ऊपर शोषण, अत्याचार हो रहा है। उनकी बहन बेटियों के साथ घर में घुसकर बलात्कार हो जाता है, यहाँ तक कि उन्हें थाने पर भी न्याय के लिए, कोर्ट कचहरी में भी गुहार लगाने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो उनकी FIR भी नहीं हो रही है। दोस्तों, मैं 3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो संविधान को देते वक्त बाबा साहब ने कही थी। तत्कालीन मध्य प्रांत में जन्मे बाबा साहब आज के इंदौर संभाग के, इंदौर जिले के, धार जिले के महू में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार है, केट में, दिनांक 14 अप्रैल 1891 में जन्मे थे। और 1907 में उनने मैट्रिक पास कर ली थी और 1913 में उनने BA किया, लेकिन BA करते समय ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। आप सोच लो, उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, यहाँ तक कि उनके खुद के बच्चे जब
मर जाते थे, उनके लिए कफन के पैसे नहीं होते थे, तो उनकी जो पत्नी थी माता रमाबाई, वो अपनी साड़ी के पल्लू फाड़ के बच्चों को दफनाने जाती थी, उनका अंतिम संस्कार करवाती थी। लेकिन बाबा साहब के मिशन को उन्होंने आगे बढ़वाया। सब ने मिलकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद की, सिवाय उनके विरोधियों ने। कई बार बाबा साहब की गांधी जी से भिड़ंत होती थी। भिड़ंत से मतलब वैचारिक मतभेद, कलह होने की वजह से अक्सर बाबा साहब कहते थे कि हम तो आपके गुलाम हैं, मतलब हम जो वर्ण व्यवस्था में जकड़े हैं, जातिगत व्यवस्था में जकड़े हैं, पहले उससे हमें मुक्त करवाइए, उसके बाद हम आज़ादी के आंदोलन में भाग लेंगे, ऐसा भी वो कहते थे। तो बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा था, उससे पहले 3 सावधानी, 3 चेतावनी दी थी, और वो चेतावनी आज सही साबित हो रही है। तो पहली चेतावनी थी, मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में विरोध स्वरूप बात की थी। विरोध का जो स्वरूप है उसमें वो कहते थे, यदि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना है, बाबा साहब क्या कहते थे उस समय बता दूं कि यदि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना होगा, संवैधानिक जानकारी को हमारे जीवन में उतारना होगा, उस पर पकड़ बनानी होगी, और खूनी संघर्ष को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो आपसी मतभेद है, लड़ाइयाँ है, वो हमें छोड़नी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है उस समय की। ये पहला उनका एक चेतावनी स्वरूप पॉइंट था, या बोले तो सावधानी कही थी। दूसरी बात थी, उसी समय एक अंग्रेजी विचारक है, उनकी किताब से पता चलता है, उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट, उनका जिक्र भी किया है। उनकी एक किताब है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी विचारक है, उनका ये कहना था, उन्होंने लिखा बाबा साहब के बारे में, और वो बाबा साहब के विचार थे कि किसी भी नेता या किसी संस्था या संगठन पर आंख मीच कर भरोसा नहीं करना है। ये विचार थे बाबा साहब के थे, और वही विचार ऑन लिबर्टी नाम के 1859 में एक पुस्तक में लिखे हैं कि आपको किसी भी नेता, किसी भी संस्था, किसी भी पार्टी या संगठन पर आंख मीच कर भरोसा नहीं करना है। उसके उद्देश्य को भी देखना है, उसके संचालक को भी देखना, उसके चालक पालक मालक को देखना है। ये उस समय बाबा साहब के विचार थे। आज देख लो हमारे समाज में संगठन कितने बने, हजारों की संख्या में संगठन है। हर समस्या पर एक संगठन पैदा हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में लोग बट रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, जातियों में तोड़ रहा है, कोई पार्टियों में तोड़ रहा है, कोई उपजाति में तोड़ रहा है, कोई संगठन में तोड़ रहा है, टूट रहा है समाज। हमारा समाज एक नहीं है। तो इस तरह से उस समय बाबा साहब ने भविष्य बताया था, और वो कहीं ना कहीं आज सही साबित हो रहा है। उनके जो विचार थे कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, वर्तमान में सटीक साबित हो रहे हैं। तीसरा था, हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना है। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत के साथ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। यह पॉइंट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। बाबा साहब उस समय कहते थे जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया और संविधान को सौंप रहे थे।